छत्तीसगढ़ में आज से विष्णु देवसाय सरकार तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बन गई है। सीएम चेहरे के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाली जीत दर्ज की है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नेतृत्व को कमान दी जिनके पीछे 24 के समीकरण सेट हैं, क्योंकि इन दोनों मुख्यमंत्रियों में एक आदिवासी है तो दूसरा ओबीसी। बीजेपी ने यह संदेश देने की भी कोशिश की कि वो पिछली पंक्ति के नेताओं को भी मौका देती है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विष्णु देवसाय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में टीम 2024 एक्शन में। विधानसभा के बाद लोकसभा में जीत का ब्लूप्रिंट तैयार है। 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक के बाद कुशल और नए नेतृत्व को चांस देने के पीछे बीजेपी का एडवांस प्लान है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार का आगाज हो गया है। शपथ समारोह भव्य था, लेकिन ये सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम तक ही सीमित था। दोनों राज्यों में अभी मंत्रियों की शपथ नहीं हुई है। दोनों राज्यों में साधारण कार्यकर्ताओं को असाधारण जिम्मेदारी मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण में शिरकत की। पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री, जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम और राजेंद्र शुक्ला ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। तो शाम को छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री और अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने ऐसे हाथों में बागडोर सौंपी जिसने सबको चौंका दिया था, लेकिन ये एक नजीर है जिसे प्रधानमंत्री कई मौकों पर पेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद चेहरों और पद को लेकर बीजेपी नेताओं को एक नसीहत दी थी। ये बयान आज खूब वायरल हो रहा है। कुछ तो लोग आएंगे, अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था यार, राष्ट्रपति की यहाँ लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है। जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है। पीएम मोदी के इसी बयान को सार्थक कर रही ये तस्वीरें जो बताती हैं कि ऐसा सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है, जहां कुर्सी का मोह नहीं, न आला कमान से सवाल है, न मौका छीनने का गम। जबकि कांग्रेस में तो कुछ नेताओं से कुर्सी का मोह छूटता ही नहीं था। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। लेकिन बीजेपी का फोकस कुर्सी नहीं, काम पर होता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसे कार्यकर्ताओं को कमान मिली जो अंतिम पंक्ति के थे, लेकिन उनका राज तिलक कर पार्टी ने दिखा दिया कि बीजेपी में हर कार्यकर्ता के काम का सम्मान होता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश में बीजेपी का बड़ा ओबीसी चेहरा है। उज्जैन से 3 बार विधायक बनकर बीजेपी को जीत की हैट्रिक दिलवाई, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा था। एक और बीजेपी ने नए चेहरों को मौका देकर अनुशासित और जमीनी पार्टी का कद मजबूत किया है, जबकि इस जगह अगर कांग्रेस होती तो अब तक विधायकों को लेकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई होती। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ। देखना होगा बीजेपी का ये दांव 2024 में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव पर दांव क्यों लगाया है। वो क्या फैक्टर है जिनको लेकर बीजेपी आलाकमान ने डॉक्टर मोहन यादव पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में नई पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की है। वहीं मोहन यादव 3 बार के विधायक रह चुके हैं और वो एक उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर शिवराज कैबिनेट में काम का अच्छा अनुभव रखते हैं और उन्हें सरकार में रहने और उसे चलाने का अच्छा खासा अनुभव माना जाता है। मोहन यादव ने 1982 में माधव विज्ञान कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही एबीवीपी के सदस्य वो बन गए थे और उसके बाद से वो लगातार एबीवीपी में अलग अलग पदों पर बने रहे हैं। साथ ही मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव की जो राजनीति है उस पर एक खासा असर पड़ेगा। अगर हम 2024 लोकसभा की बात करें तो इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने मोहन यादव को सीएम बनाकर लंबी राजनीति लिखकर ये कोशिश की है ये लोगों को बताने की कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए खड़ी है। मोहन यादव को सीएम बनाकर 2024 के लिए उत्तर के 2 बड़े राज्यों को संदेश दिया गया, जहां की लोकसभा की 120 सीटें हैं और यादव ओबीसी में यादव वोटर एक निर्णायक वोट बैंक है। तो साथ ही मध्य प्रदेश की तो हमने बात कर ली कि मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरे पर दांव चला गया है। डॉक्टर मोहन यादव पर बीजेपी ने भरोसा जताया। तो वहीं छत्तीसगढ़ का जब हम जिक्र करते हैं तो देखिए आदिवासी फैक्टर यहां पर किस तरह से काम करता हुआ दिखाई दिया, जिसकी मांग छत्तीसगढ़ लगातार 23 सालों से कर रहा था। तो आदिवासी चेहरे विष्णुदेव साय पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव चला। अब आपको बता देते हैं कि वो क्या फैक्टर रहा है जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने विष्णुदेव साय पर दांव लगाया है। विष्णुदेव साय के नाम पर विधायक दल और पर्यवेक्षकों ने एक साथ समर्थन दिया। किसी ने उनके नाम पर ऐतराज नहीं जताया। केंद्रीय नेतृत्व उनकी भूमिका को लेकर पहले से ही आश्वस्त था। इंडिकेशन पहले भी दिए गए थे। विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। राज्य में करीब 32% आबादी आदिवासियों की है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में जनभावना का ख्याल रखते हुए उनके नाम पर मोहर लगाई गई। विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे 4 बार के सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और उनके पास नेतृत्व का अच्छा अनुभव है। लंबे राजनीतिक सफर को देखते हुए नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। विष्णुदेव साय अनुभवी नेता हैं, तो साथ ही किसी भी नेता के साथ उनकी राजनीतिक दुश्मनी नहीं है। खास बात यह भी हो जाती है कि जब यह ऐलान हुआ कि विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इस फैसले से खुश नजर आया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की भी विष्णुदेव साय पहली पसंद थे और यही वजह है कि बड़ी संख्या में विधायकों ने उनके नाम पर सहमति जता दी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक नया और साथ ही निर्विवाद चेहरा चुनना चाहती थी। रमन सिंह पुराने हो चुके थे तो लोकसभा के मद्देनजर बीजेपी नए चेहरे के साथ जमीन पर जाना चाहती थी, इसलिए फैसला कारगर साबित हुआ। तो देखिए हमने बात तो कर ली कि मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले लिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस बार जो डिफरेंट और अलग फैक्टर देखने को मिला वो डिप्टी सीएम वाला कल्चर जो यूपी के तहत फॉलो किया गया, जिस तरीके से यूपी में चलता था। तो दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने 2-2 डिप्टी सीएम भी नियुक्त किए हैं। आपको बता देते हैं उसको लेकर क्या कारण सामने आ रहे हैं और क्या चर्चाएं हैं जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम का चयन किया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर 2-2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए हैं, जिसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने दोनों राज्यों में सेम फॉर्मूले से काम किया है। वहीं बीजेपी ने सीएम के साथ ही 2-2 डिप्टी सीएम तीनों ही राज्यों में बनाए हैं ताकि जाति बैलेंस को साधा जा सके, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर रहे थे। मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय को सीएम बनाया गया तो ब्राह्मण और दलित समुदाय को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय को सीएम तो ओबीसी और ब्राह्मण जातीय से डिप्टी सीएम बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दोनों राज्यों में दांव चला है और उसमें जातीय समीकरण का ख्याल रखा है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की सियासी जंग फतह करने के साथ साथ राज्यों में भविष्य के लिए नई लीडरशिप खड़ी करने की मंशा की है,
क्योंकि इस बार की जो स्ट्रैटेजी थी कई मायनों में लोग इसको खास बता रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी चेहरे पर दांव चला है, हम इसकी चर्चा भी लगातार बार बार कर रहे थे क्योंकि ठीक सामने लोकसभा चुनाव है। तो 2024 में किस तरीके से अलग अलग राज्यों को भी साधा जा सके, अलग अलग जातियों को साधा जा सके, इसकी कोशिश बेहतर की गई है। यूपी बिहार को साधने की कोशिश जो यादव समाज के माध्यम से डॉक्टर मोहन यादव पर दांव चलकर भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको आप समझने की कोशिश करिए। प्रदेश में ओबीसी वोटर जो हैं बीजेपी के कितने महत्वपूर्ण हैं ये भी आपको बता देते हैं। जहां मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी वोटर्स हैं, वहीं अगर बात 2019 में बीजेपी और कांग्रेस को मिले वोट प्रतिशत की करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 66% ओबीसी वोटर्स थे और कांग्रेस को 27% ओबीसी वोटर्स का साथ था। वही 7% ओबीसी वोटर्स अन्य दलों के साथ थे। मध्य प्रदेश में जब इसका हम जिक्र करते हैं कि बीजेपी ने ओबीसी चेहरे पर दांव चला है तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। तो छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी वाला फैक्टर था वो कई दिनों से गूंज रहा था। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी मतदाता हैं। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक आदिवासी सीट पर जीत मिली थी। और बात अगर वोट प्रतिशत की करते हैं तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ 72% तो कांग्रेस के साथ 28% आदिवासी मतदाता थे। तो इसको लेकर कई अटकलें थी, कई चर्चाएं थी, लेकिन इस बार जो जातियों को बैलेंस करने का फैक्टर चला गया है मुख्यमंत्री के चयन में देखेंगे या हम डिप्टी सीएम के चयन में या आला कमान का ये फैसला देखेंगे तो कई मायनों में इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि रणनीति भारतीय जनता पार्टी की कारगर थी, लेकिन देखना होगा कि 2024 की फतह में ये कितनी कारगर साबित होती है। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे साथ अजय दुबे लाइव जुड़ चुके हैं, तृप्ति सोनी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। तृप्ति, अभी आप सुन रही होंगी हर फैक्टर का हम जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 23 का दाव खेला है, जाति बैलेंस किया है, तमाम तरह की चीजें, शपथ हो चुका है। अब इंतजार है 24 के विजय पथ का, कितना कारगर ये होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे के लिए। देखिए, शपथ हो चुकी है और 24 के विजय पथ से पहले 23 का कर्तव्य पथ भी बचा है रसिका। हालांकि दिसंबर का महीना गुजरने को है, 24 की शुरुआत होगी, लेकिन ये कर्तव्य पथ पूरे 5 साल का है यहाँ की सरकार के लिए। और जो 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं तो जो काम या जिस कर्तव्य पथ पर कौन कितनी दूर तक चला है इसे जनता जरूर आंकेगी। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिहाज से बल्कि तीनों राज्य, जो हिंदी पट्टी के तीनों राज्य है, वहां घोषणाएं देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी दी गई है और जो घोषणाएं की गई है जिसमें आप देखिए कि जो सीधे सीधे डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स लागू करने की बात बीजेपी ने कही है, चाहे वो सिलेंडर देने की बात हो, चाहे वो धान की बात हो। तो ऐसे में ये देखना बेहद जरूरी है कि लोकसभा चुनाव के पहले जो वादे राज्यों में बीजेपी ने किए हैं, इस बार थोड़ा खुलकर, दिल खुलकर, तो वो कितने पूरे होते हैं उस पर जनता पहले विश्वास करेगी। दूसरी बात, जब जाति फैक्टर की बात होती है तो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तीनों ही राज्यों में हमने देखा कि आदिवासी, ओबीसी और सामान्य वर्ग का एक समीकरण साधने की कोशिश की है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से यहाँ लोकसभा की 11 सीटें आती है और वो दौर याद आता है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि 11 में से 11 सीटें दीजिए, हम छत्तीसगढ़ बनाएंगे। तो इस बार भी यही है कि हमने बनाया, हम संवारेंगे। तो जो समीकरण साधे गए हैं, ये लोकसभा के लिहाज से मंत्रिमंडल जब बनेगा तो वो और साफ होगा, क्योंकि राह तो 2024 की ही शुरू से दिख रही है, प्रचार के दौरान भी दिखी थी और चुनाव के बाद भी दिख रही है कि 23 ही नहीं 24 भी साधने की तैयारी में बीजेपी है। बिल्कुल तृप्ति, मैं लौटूंगी आपके पास। भोपाल से अजय हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जो तस्वीरें आज सामने आई, जनता के सामने आज ये तस्वीर पेश थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, लेकिन हर किसी के मन में एक आज ये भी सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी 2024 की जो तैयारी कर रही है वो स्थिति भी साफ लोग देख पा रहे थे। तो देखिए, अजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम अजय से दोबारा जुड़ेंगे। तृप्ति का रुख कर लेती हूं। तृप्ति, जैसे कि मैं चर्चा भी कर रही थी, तस्वीरें आ रही थी, आज शपथ सभी मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, वो शपथ लेते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक संदेश भी दे दिया गया है कि 2024 हम फतेह करेंगे। वो रणनीति दिख रही थी आज मंच से। और दिखना इसलिए भी कहा जा सकता है कि मंच, जब आपने गौर किया होगा कि मंच पर
मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ये तमाम लोग मौजूद थे। यानी कि 24 की बिसात तो पहले ही बिछ रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह चाहे वो मध्य प्रदेश में हुआ हो या छत्तीसगढ़ में, अब जो राजस्थान में होने जा रहा है, वहां पूरी की पूरी लगभग मोदी सरकार की एक छवि दिख रही है। और इसके साथ ही हमने देखा है कि एक डोम जहां साधु संतों के अलग से बैठने की व्यवस्था की गई थी, और मंच में या मंच के उस साइड भी अगर देखें तो जनता जो आई थी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बड़े जोश में राम के भजन मंच में बज रहे हैं, हनुमान की वेशभूषा में कोई आ रहा है। तो ये एजेंडा पूरा क्लियर है एक तरीके से। दूसरी बात ये कि बहुसंख्यक आबादी के मुद्दों को लेकर या उनके हितों को लेकर जिस तरीके से और भी बातों को लेकर की बीजेपी चलती है, तो प्राइम फोकस क्या है ये समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, मैंडेट सबसे ज्यादा इस बार सीटें 23 साल के इतिहास में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली है, और सबसे कम उतनी ही सीटें कांग्रेस को मिली है। ऐसे में ये सरकार जो आई है, इसमें शुरुआत से ही समीकरण साधे जा रहे हैं। और 24 की बिसात इसलिए इस लिहाज से भी काफी खास हो जाती है कि जब हमने आज देखा कि जो जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, पुराने और नए चेहरों का अनुभव है छत्तीसगढ़ में, मंत्रिमंडल में भी ये देखने को मिलेगा जब 16 दिसंबर को शपथ होगी। लेकिन एक तरीके से आप मध्य प्रदेश कहिए, राजस्थान कहिए या छत्तीसगढ़ कहिए, एक जो ऊपर की पीढ़ी रही है फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन की, उससे नीचे अब थर्ड और फोर्थ जनरेशन को मौका दिया जा रहा है। यानी कि साफ है कि 24 में नए चेहरे चौसर बिछाएंगे और नई कवायद के साथ में एक बार फिर से भले चेहरा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन नीचे की पूरी टीम नई होगी। इसलिए आज से ये फैसला लिया गया है कि पहली बार के विधायक डिप्टी सीएम बन जाते हैं, पहली बार के विधायक भी डिप्टी सीएम बन रहे हैं, और विष्णुदेव साय भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये समीकरण बताता है। और साथ ही तृप्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर पेपर में जिनका नाम आ जाए जरूरी नहीं है उन्हीं को मौका दिया जाएगा, और उससे इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी। और जिस तरीके का संदेश इस बार भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश की है, वो रणनीति कहीं ना कहीं लोगों को दिख रही है, वो समझ में आ रही है। साथ ही तृप्ति, एक बात को और मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब आप उस वक्त रिपोर्टिंग भी कर रही थी, वहां पर मौजूद थी शपथ ग्रहण समारोह में, वो तस्वीर आप लोगों को दिखा रही थी जहां पर पुराने जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जो नए नेता जो पहली बार विधायक बने, उनके साथ में जो उनकी एक तस्वीर अलग से देखने को मिल रही थी, वो रौनक, वो जोश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मंच से देखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है, छत्तीसगढ़ वासी अब बहुत इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, और उम्मीद बढ़ जाती है इस बात की भी कि जैसे ही सरकार बनती है तो लोग वादे गिनने शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव ऐसा है कि लोगों ने उंगलियों में गिने हैं वादे। तो उन उंगलियों में गिनने वाले वादों के पूरा होने का इंतजार लोग कर रहे हैं। जहां तक नए और पुराने चेहरों की बात हो, तो 2018 के जो नतीजे थे और 2023 के जो नतीजे हैं, भले ही कुछ पुराने चेहरे हैं, उन पुराने चेहरों का कद हो सकता है बराबर हो ना हो, थोड़ा छोटा हो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन नए जोश को भी उतना ही, जैसा कि बीजेपी में भी एक कथन चल रहा है कि डबल पी डबल ई, पैशन के साथ में एनर्जी भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, तो ये पैशन और पेशेंस भी चाहिए। तो ये जो तालमेल बिठाने की कोशिश है, ये माना जा रहा है कि 100% पहले दिन से ही कदम फूंक फूंक कर रखने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है, उसके बाद पता चलेगा कि पहला निर्णय क्या होगा, क्योंकि पहला वादा यही है कि 18 लाख परिवारों को आवास का पैसा दिया जाएगा। तो क्या ये कल पूरा होगा, ये देखना होगा। जब जैसे जैसे वादे पूरे होते जाएंगे तो 24 में जो मार्किंग होती है बीजेपी